आज की ये मेरी वीडियो एक ऐसे शख्स के प्रोपेगेंडा का जवाब है जिसका मकसद पाकिस्तान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलना है। ये शख्स हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश करने का माहिर है और उन वाक़यात और मौज़ूआत को अपने टॉपिक का हिस्सा बनाता है जिसमें पाकिस्तान या मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। मिसाल के तौर पर तारीख़ में कई मौक़े पर ऐसा हुआ कि जब मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा और जदीद दुनिया में मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ दुश्मन ममालिक के कई ऑपरेशंस कामयाब हुए। अब ये इस शख्स का वतीरा है कि ये उन तमाम वाक़यात को अपने मौजू का हिस्सा बनाता है और इस तरीके से उन वाक़यात को पेश करता है कि जैसे मुसलमान या पाकिस्तान कमज़ोर हैं और वो एक हकीर तबका से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए अब मिसाल अमेरिका की देख लीजिए। अमेरिका को वियतनाम में इबरतनाक शिकस्त हुई। अफ़गानिस्तान से अमेरिका दुम दबा कर भागा। फेडरल कास्ट्रो 90 साल की उम्र में फ़ौत हुआ और सारी ज़िंदगी अमेरिका के सामने चट्टान बनकर खड़ा रहा, मगर पड़ोस में मौजूद सुपर पावर अमेरिका उसको कुछ ना बिगाड़ सका। अब अगर कोई इन मौज़ूआत पर वीडियोज़ बनाता है और अमेरिका का मजाक उड़ाता है तो क्या अमेरिका की अहमियत ख़त्म हो जाएगी या मजाक उड़ाने वाले मुल्क का सुपर पावर बन जाएगा? कभी नहीं। यही हाल इस शख्स का है जिसका नाम खान सर है। इसने कल एक वीडियो अपलोड की। इस वीडियो पर 25 लाख व्यूज़ आए। वजह आप इस वीडियो का थंबनेल देख लें और ये टॉपिक था कश्मीर। यानी ये शख्स इस वीडियो में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करता है, पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क साबित करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि कश्मीर, जम्मू, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान भारत का अटूट अंग हैं, और साथ साथ ये भी साबित करने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान हमेशा बैरूनी कर्ज़ों और इमदाद पर चलता है और पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है। लिहाजा मैंने ये सोचा कि इस शख्स को इसी की ज़ुबान में जवाब दिया जाए और हक़ाइक़ को आपके सामने लाया जाए, और जो भारतीय शहरी इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि ये शख्स तहकीक करता है और एक स्कॉलर है, इसकी असलियत का भांडा फोड़ूँ। पहले तो इस थंबनेल ने इमरान खान को एक भिखारी के रूप में पेश किया, जैसा कि तस्वीर में देखा जा सकता है। ये शख्स ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ तले दब चुका है और पाकिस्तान के आने वाले हर हुक्मरान का सिर्फ एक मकसद होता है कि वो बैरूनी इमदाद हासिल करें। अब मैं आपको कर्ज़ों की हकीकत बताता हूँ। अमेरिका जो इस वक्त सुपर पावर है, उसके बैरूनी कर्ज़ों का हुजूम $20 ट्रिलियन है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि $20 ट्रिलियन कितनी बड़ी रकम है, मगर इसके बावजूद अमेरिका दुनिया में सुपर पावर है। इसके बाद भारत के बैरूनी कर्ज़ों का हुजूम $570 अरब है। यानी कि पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्ज़ा है वो $116 अरब है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत का बैरूनी कर्ज़ों का हुजूम पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा है, मगर इसके बावजूद ये शख्स ये साबित करता है कि पाकिस्तान बैरूनी कर्ज़ों पर चलता है और भारत एक सुपर पावर है। यानी वो भारत को एशिया के अंदर एक बदमाश के तौर पर पेश करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि अगर एशिया के अंदर कोई सुपर पावर है तो वो भारत है। अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत जैसा मुल्क जिसकी 70% से ज़ायद आबादी ख़त गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान की सिर्फ 24% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है। अब अगर भारत में बेघर अफराद की तादाद को देखा जाए और उन चीज़ों का हिसाब लगाया जाए जिसमें यह देखा जाए कि कितने लोगों की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी तक रसाई हासिल है, तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत एक ऐसे ही है जैसे कुछ लोग किसी कूड़े के ढेर पर ज़िंदगी गुजार रहे हों। यानी कि उसके मुकाबले में पाकिस्तान में रहने वाले लोग जन्नत में रह रहे हैं। आइए आपको कश्मीर, जम्मू, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान की तकसीम के वक्त से लेकर आज तक जो बयानियाँ भारत ने अपनाया है उसे तफसील के साथ बयान करता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि गिलगित बल्तिस्तान पर आज तक भारत ने दावा ही नहीं किया और कश्मीर की वादी को नेहरू और गांधी पाकिस्तान के हवाले करने को तैयार थे। अगरचे पाकिस्तान और भारत तकसीम के वक्त से ही कश्मीर के मसले पर झगड़ते आए हैं, मगर मोदी के इक़्तिदार संभालने के बाद इसमें बहुत तेज़ी आई है। इसकी वजह बीजेपी का भारतीय अवाम को इश्तियाल दिलाकर वोट बैंक बढ़ाना है। इस तनाज़े का आगाज़ उस वक्त होता है जब गालवान वैली में चीन और भारत की फ़ौजों का आमना सामना होता है। भारत के 20 से ज़ायद फ़ौजी अपनी दुर्गत बनवाने के बाद जान से हाथ धो बैठते हैं। हालात कशीदा होने पर नरेंद्र मोदी बयान देता है कि ये दौर एक्सपेंशनिज़म का नहीं है, यानी कि जिसका जो दिल चाहे वो इलाका फ़ौजी मुहिम जुई हासिल करके अपने कब्ज़े में कर ले। और साथ ये भी कहा कि भारत
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ से होने वाली मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब देगा। यानी चीन भारत के जिन इलाकों को अपना हिस्सा समझता है, चीन को उन इलाकों को भूलना होगा, मगर इसके साथ ही भारत गिलगित बल्तिस्तान पर अपना इलाका होने का दावा करता है, क्योंकि इस इलाका से CPEC गुजरता है और भारत लद्दाख में भी बड़ी दिफाई तामीरात कर रहा है। यानी भारत का असल मकसद जो कि CPEC को ख़त्म करने की कोशिश करना है, जिसमें वो ज़ाहिरी तौर पर और यकीनी तौर पर कामयाब कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त चीन वाकई में ही सुपर पावर है और भारत की हैसियत चीन के सामने ऐसे ही है जैसे नेपाल की हैसियत भारत के सामने। अब 5 अगस्त 2019 को जब भारत कश्मीर की इनफरादी हैसियत ख़त्म करता है तो गिलगित बल्तिस्तान पर अपना अटूट अंग होना जाहिर करता है और इस बयानी में फौरी तौर पर तेज़ी आ जाती है और भारतीय सियासतदान ख़ास कर वो लोग जो कि BJP का हिस्सा हैं, वो आए रोज़ मुख्तलिफ मौक़े पर और मुख्तलिफ फोरम्स पर नए नए बयानात जारी करते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान ये कहता है कि कश्मीर का मतलब वो कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्ज़ा में है और अक्साई चिन्ह है। और इसी दौरान राजनाथ ये बयान देता है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तानी कश्मीर पर होंगे, यानी कि वो आज़ाद कश्मीर की बात करता है और मकबूजा कश्मीर के हवाले से खुद ही ये बात जाहिर करने की कोशिश करता है कि मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा है। इसी तरह जनरल बिपिन रावत ने यह बयान दिया कि भारत पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को फ़ौजी ताकत से छीन लेगा अगर हुकूमत चाहे तो। यानी अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो भारत अब तक पाकिस्तान पर हमला कर चुका होता। यानी भारत ने अभी भी ये जानते हुए कि पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा, भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी अज़ाइम रखता है। एक और मिसाल मैं आपको बताता हूं कि जनरल VK सिंह जो कि साबका भारतीय आर्मी चीफ़ हैं और आजकल BJP की काबीना का हिस्सा हैं, वो ये कहते हैं कि भारत की तैयारी मुकम्मल है मगर अभी इन बातों को अवाम के सामने नहीं लाया जा सकता। यानी भारत ये जानता है कि अगर वो पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसे सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा और इसके नताइज बहुत भयानक होंगे, मगर इसके बावजूद भारत का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वोट बैंक हासिल करना है। भारतीय अवाम को भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो जमात जिसके मुल्क के लोग 70% से ज़्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उनकी इस वक्त हालत कीड़े मकोड़ों की सी है, उस मुल्क की जमात दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करती है। यानी लोगों को इश्तियाल दिलाकर उनकी भूख में इजाफा करना चाहती है। राम महादेव जो कि BJP के जनरल सेक्रेटरी हैं और कई मौके पर पाकिस्तान दुश्मनी का मुजाहरा कर चुके हैं, वो ये बयान देता है कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो इसका मतलब पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर है और जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो इसका मतलब गिलगित बल्तिस्तान है। इन बयानात से साफ जाहिर होता है कि BJP की हुकूमत अवाम में गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक़ इश्तियाल पैदा कर रही है। यही वजह है कि गोलान वादी में चीन ने जो भारतीय फ़ौजों की पिटाई लगाई, उसका मकसद भारत को ये पैगाम देना था कि अपने अज़ाइम से बाज रहे, वरना 2 महाज़ों पर उसे जंग लड़नी पड़ेगी जिसका अंजाम यकीनन भारत की तबाही होगा। यही वजह है कि दौलत बेग का एरिया जो कि कराकोरम पास से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है, भारत ने ना सिर्फ वहाँ पर सड़कें और पुल तामीर किए हैं बल्कि भारतीय तजिया निगार ये भी कहते हैं कि कश्मीर और गिलगित जेहलम के रास्ते नहीं बल्कि स्कर्दू के रास्ते हासिल किए जाएंगे। यानी दौलत बेग से अगर इंडिया अपना तोपखाना लगाता है तो बूफर गन्स के ज़रिए पाकिस्तान के इलाकों को कवर कर सकता है। मगर ये बात शायद आपके लिए हैरानकुन होगी कि 1947 से लेकर नरेंद्र मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने तक भारत ने कभी गिलगित बल्तिस्तान का नाम नहीं लिया। हत्ता कि 1994 में जो मुतफ़िक़ा तौर पर भारत के दोनों ईवानों में करारदाद पेश की गई थी और जिसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर भी कर लिया गया था, उसके 3 बुनियादी नुकात थे। पहला नुक्ता ये था कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है और कश्मीर की खातिर भारत हर सतह तक जाएगा। भारत मुकम्मल ताकत रखता है कि वो अपना दिफा करे और भारत अपने दिफा में हर आखिरी हद तक जाएगा। यानी दूसरे नुक्ते में भी कश्मीर की ही बात की गई और पहले नुक्ते में ही, जबकि तीसरे नुक्ते में कहा गया कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का इलाका भारत के हवाले कर दे। अब इन तीनों पॉइंट्स जो कि मेन पॉइंट्स थे और इस करारदाद को तमाम जमातों की हिमायत हासिल थी, इसमें गिलगित और बल्तिस्तान का नाम तक न लिया गया और अक्साई चिन्ह जो कि 1962 में चीन ने भारत से खींच लिया था, उसको तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया गया।
इसकी वजह यह है कि भारत के किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आज तक गिलगित बल्तिस्तान का तस्करा नहीं किया गया। यानी आज़ाद कश्मीर को हमेशा POK यानी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा गया। हत्ता कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को ख़त्म करते वक्त भी GB का तस्करा नहीं किया गया। सिर्फ ज़बानी कलामी GB के मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। अब मैं आपको तारीख़ी हैसियत इसकी बताता हूँ कि जब पाकिस्तान और भारत की तकसीम हुई तो उस वक़्त गिलगित और बल्तिस्तान के हवाले से भारतीय लीडर्स का और भारतीय हुकूमत का क्या बयानिया था। क़याम पाकिस्तान के बाद हुंज़ा, शिगर और कुछ छोटी रियासतों को मिलाकर गिलगित और बल्तिस्तान का क़याम अमल में लाया गया। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की आबादी 18 लाख है और उसमें रहने वाले तमाम लोग मुसलमान हैं। यही वजह है कि गिलगित और बल्तिस्तान का जिसका रकबा 72,971 मुरबा किलोमीटर है, जो कि आज़ाद कश्मीर का रकबा 13,297 मुरबा किलोमीटर है। अब आप ये देख लीजिए कि गिलगित और बल्तिस्तान जिसका रकबा आज़ाद कश्मीर से कहीं ज़्यादा है, आज तक भारतीय अवाम ने इसका तज़किरा नहीं किया। यानी कि हमेशा उनकी कोशिश आज़ाद कश्मीर के हवाले से ही रही है। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भारतीय अवाम तो मुकम्मल तौर पर लाइल्म है ही, मगर सरकारी अफसरान और भारतीय सियासतदान जो कि आज भी गिलगित और बल्तिस्तान का बारहा नाम लेते हैं, अगर उनसे भी पूछ लिया जाए तो वे गिलगित और बल्तिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। भारत की सरकारी लिस्ट जिसमें इलाकाई ज़ुबानों के नाम दर्ज हैं, उसमें भी गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबानों का तज़किरा नहीं है। यही वजह है कि ना सिर्फ अवाम बल्कि सियासतदान हत्ता कि BJP के अरकान लोकसभा भी गिलगित के नाम से नावाकिफ़ हैं। अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि भारत का गिलगित बल्तिस्तान को हल करने का दावा और हासिल करने का दावा ना सिर्फ फ़िज़िकली बल्कि आइडियालॉजिकली भी मज़ाक़ खेज़ है। क्योंकि जब हम किसी इलाके पर अपना दावा करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम ज़ुबान, नस्ल, रंग, सकाफ़त या जज्बात आमांग होंगे तो तभी उस इलाके को अपना हिस्सा बनाएंगे। मगर भारत और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान ताल्लुक़ ऐसा ही है जैसे आग और पानी का। यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हरी सिंह के भारत के साथ मुआहदे को नज़रअंदाज कर दिया और पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया। बल्तिस्तान का इलाका बाद में फ़ौजी मुहिम जुई के ज़रिए पाकिस्तान के हवाले किया गया। अब अगर हम आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेने वाले लीडर्स के नाम लें जो कि भारत के बानियों में शामिल हैं, तो उन लोगों ने कभी गिलगित बल्तिस्तान का नाम नहीं लिया। सरदार पटेल ने हमेशा GB को नज़रअंदाज किया और नेहरू ने उस वक्त UK में मौजूद भारतीय हाई कमिश्नर को ख़त लिखा कि माउंटबेटन कश्मीर की तकसीम चाहते हैं। माउंटबेटन चाहते हैं कि जम्मू हम लें और कश्मीर और बाकी इलाका पाकिस्तान के हवाले कर दें, मगर मैं चाहूँगा कि मुज़फ़्फ़राबाद, पूंछ तक का इलाका और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। यानी नेहरू भी इस हक़ में थे कि कश्मीर की तकसीम कर दी जाए। इसके बाद एक और मायनाज़ शख्सियत VP मेनन जो कि सरदार पटेल के करीबी साथी थे, अमरीकी हुकाम को दिल्ली में अमरीकी एम्बेसी में एक नक्शा दिखाया जिसमें मीरपुर, पूंछ, मुज़फ़्फ़राबाद और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा ज़ाहिर किया गया। अब जो भारत कश्मीर को अपना अटूट अंग कहता है और बकौल खान सर के OIC जो कि मुसलमान ममालिक की नुमाइंदा तंजीम है, उसने भी पाकिस्तान की हमायत से इनकार कर दिया है। ये बात करने के बाद बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह खान सर नामी शख्स ने उछलना कूदना शुरू कर दिया, मगर वो ये बात बताना भूल गया कि इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है। अगर OIC जो कि मुसलमान ममालिक की नुमाइंदा तंजीम है वो पाकिस्तान की हमायत नहीं कर रही तो उसकी वजह शिमला मुआहदा है। शिमला मुआहदे के तहत पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक वो मामलात जो ज़ेरे इल्तवा हैं का अकेले फ़ैसला नहीं कर सकते। यानी कश्मीर की हैसियत को भारत बदल नहीं सकता। इस मुआहदे से ना अभी तक पाकिस्तान ने इनकार किया है और ना ही भारत ने। और भारत क्योंकि असल में हिंदू बनिया है, लिहाजा जब कभी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर उजागर किया जाता है तो भारत शिमला मुआहदा सामने ला कर रख देता है। इस मुआहदे में ताकत के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है, मगर भारत ने LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की, बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों का कत्लेआम किया और हमेशा इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। भारत ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी ऐसे भी की कि 2 अक्टूबर 2019 को जो नक्शा जारी किया उसमें गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा दिखाया गया। मगर आप तारीख अगर उठा कर देखें तो इन 74 सालों में भारत के किसी भी सरकारी नक्शे में गिलगित बल्तिस्तान को भारत के हिस्से के तौर पर नहीं दिखाया गया। भारत जो कि ये कहता है कि कश्मीर के मामले पर कोई भी मुआहदा कारगर साबित नहीं हो सकेगा क्योंकि हरी सिंह ने मुआहदा कर लिया है, मगर ये बात भी गलत है। भारत ने खुद ही UNO में कंप्लेन दर्ज करवाई थी और UNO को इस मसले में सालिस के तौर पर लेकर आया था। यानी कि 1948 में
कश्मीर के बारे में यूएनओ ने जो फैसला किया था उसके मुताबिक कश्मीरी अवाम राय शुमारी के ज़रिए फ़ैसला करेंगे कि वो किस मुल्क का साथ देना चाहते हैं। भारत ने आज तक उस फैसले से लातअल्लुक़ी का इजहार नहीं किया, यानी कि पाकिस्तान और भारत आज भी उस फैसले पर कारबंद हैं और यूएनओ की उस किरदार के मुताबिक कश्मीर का फ़ैसला करने का हक़ रखते हैं। यही वजह है कि भारत कश्मीर की इनफरादी हैसियत को ख़त्म नहीं कर सकता और बीजेपी जो कि गांधी के कत्ल में मुलव्वस थी और गांधी जी के उस बयान की भी नफ़ी करती है जो उन्होंने 29 जुलाई 1947 को दिया था, जिसमें गांधी जी ने कहा था कश्मीरियों को कश्मीर का फ़ैसला करने दें, हुक्मरान की कोई अहमियत नहीं होती, हुक्मरान आज हैं कल नहीं हैं, मगर अवाम ने हमेशा रहना है। अंग्रेज़ हुक्मरान थे, मैं उन्हें हुक्मरान नहीं मानता था क्योंकि हुक्मरान अवाम की खिदमतगार होता है, जो अवाम की खिदमत नहीं कर सकता वो हुक्मरान नहीं हो सकता। लिहाजा ये कश्मीरी अवाम का हक़ है कि वो जिस मुल्क के साथ चाहे इल्हाक़ करें। जवाहरलाल नेहरू की 26 जून 1952 की गई तकरीर भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर राय शुमारी होती है और कश्मीरी पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला करते हैं तो हम ये फ़ैसला मानने के पाबंद हैं। ना हम फ़ौजी मुहिम जुई करेंगे, ना इस मामले को इल्तवा में डालेंगे, बल्कि दुखी दिल के साथ अपने आइन में तरमीम करेंगे। मगर आज तक जीबी में राय शुमारी की बात नहीं की गई और यानी यूएनओ की करारदाद, गांधी की तकरीर, नेहरू की तकरीर, सबका फोकस कश्मीर था। कभी किसी भारतीय लीडर ने जीबी का नाम नहीं लिया और अक्साई चीन जिसका रकबा 38,000 मुरबा किलोमीटर है और लद्दाख जिसका इलाका 5,000 मुरबा किलोमीटर है जो अब चीन के पास है, उसको तो शायद ही किसी भारतीय शहरी को इल्म हो। लिहाजा तारीखी हक़ाइक़ जिनका जवाब ना तो भारतीय हुक्मरानों के पास है और ना अवाम के पास है, लिहाजा भारतीय बयानिया बहुत कमज़ोर है और सिर्फ़ सीपैक को कमज़ोर करने की एक लाहासिल कोशिश है। एक दूसरा बयान जो कि भारत अपनाता है कि जीबी कश्मीर का हिस्सा था और हरी सिंह ने जो मुआहदा किया था उसके तहत जीबी कश्मीर का हिस्सा है। मगर आप तारीख़ पर अगर निगाह डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि रंजीत सिंह की मौत के बाद अंग्रेज़ों ने पंजाब को फ़तह कर लिया था और पहली एंग्लो सिख वार जो कि 1945-40 में लड़ी गई थी, अंग्रेज़ों ने कश्मीर सिखों से वापस ले लिया था। ये अलग बात है कि बाद में 75 लाख नानक शाही सिखों के एवज़ गुलाब सिंह को बेच दिया गया, मगर गिलगित के अंदर अंग्रेज़ों ने अपना पॉलिटिकल एजेंट मुकर्रर कर दिया, यानी कि डोगरा राज सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों पर था। गिलगित के अंदर डोगरा का किसी किस्म का अमल दखल नहीं था और उनकी हुकूमत वहाँ पर सिर्फ बराए नाम थी। बाद में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर मुश्तमिल गिलगित स्काउट के नाम से एक फ़ौज तैयार की और डोगरा से 60 साल के लिए गिलगित लीज़ पर ले लिया। 1947 में जब हरी सिंह ने भारत के साथ इल्हाक़ किया तो गिलगित स्काउट ने बगावत कर दी और मकामी आबादी ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ के हक़ में वोट दिया। हरी सिंह ने फ़ौरन गिलगित के लिए अपना गवर्नर तैनात किया, मगर गिलगित स्काउट ने उसे गवर्नर हाउस में महसूर कर लिया और बाद में उसे गिरफ़्तार करके सूबाई हुकूमत कायम कर ली और गिलगित स्काउट्स के अंग्रेज़ कमांडेंट ने गिलगित स्काउट्स के हेडक्वार्टर पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने वहाँ पर अपना नुमाइंदा पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर मुकर्रर किया। गिलगित स्काउट्स और मकामी आबादी ने बल्तिस्तान की तरफ मार्च शुरू किया और मकामी आबादी की मदद से बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा टूल यानी कि खान सारक नामी ये शख्स जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा स्कॉलर ज़ाहिर करता है, इन हक़ाइक़ के मुकाबले में अपनी तहकीक और रिसर्च सामने लाएगा और डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए और प्रूफ्स के ज़रिए मेरी इन बातों को गलत साबित करेगा। मगर मुझे उम्मीद है कि ऐसा किसी सूरत भी नहीं हो सकेगा क्योंकि भारत की पोजीशन जो कि पहले ही बहुत कमज़ोर है, मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी।